नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। शाम का समय हो गया है और हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने आ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डायनामाइट न्यूज़ पे। आज का मुद्दा एक रोचक मुद्दा होने वाला है क्योंकि लंबे समय से जो चला आ रहा गतिरोध ईरान और यूएस के बीच में है और वो और ज़्यादा तीव्रता लेता जा रहा है। जी हाँ, अभी हाल में ही ईरान ने यूएस के जो बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करने का काम किया। कुवैत में, बहरीन में उनके वाटर सप्लाई पर हमला हुआ, उनकी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के ऊपर हमला हुआ। इसके ऊपर आज हम लोग गंभीर चर्चा करेंगे और जानेंगे इसका पूरा स्टैंड, पूरा पक्ष और पूरे देश में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मैं सर्वप्रथम स्वागत करूंगा हमारे साथ जो हमारे गेस्ट आज के जुड़े हैं उनका। देवनाथ जी जो ग्रुप कमांडर हमारे रह चुके हैं और अपनी बात को जो मजबूती से लंबे समय तक रखते आए हैं, और दूसरी ओर हमारे साथ हैं अरविंद सिंह तेजावत जी जो डिफेंस एक्सपर्ट माने जाते हैं और अच्छी राय के साथ साथ हमको बताते हैं कि आने वाले समय में चीज़ों का अंतर्राष्ट्रीय तौर से क्या प्रभाव होता है। मैं अपने दोनों गेस्ट का, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप दोनों का स्वागत है सर। स्टार्टिंग कमेंट मैं आपसे लूंगा देवनाथ सर जी। पहला सवाल, जैसा मैंने अपने इंट्रो में बोला था कि ईरान ने जो यूएस के बेस हैं बहरीन में, कुवैत में, इसके ऊपर अटैक कर दिया है। आपका पहला ओपनिंग कमेंट इसके ऊपर क्या होगा? हो ये रहा है कि ईरान जो है अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करके गल्फ कंट्रीज पर दबाव डाल रहा है। कैसे? गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिका के नेवी, एयरफोर्स या आर्मी के बेसिस हैं, उनके ऊपर हमले कर रहा है। ईरान का दावा है, और वो प्राय प्राय कुछ हद तक सही भी है, कि गल्फ कंट्रीज में उनकी जमीन, वायु सीमा और उनके समुद्र का इस्तेमाल करके अमेरिकन फोर्सेस ईरान पर हमला कर रही हैं। ये जहां तक एयरफोर्स की बात है, वो तो रेडार में ही नजर आ जाता है। जैसे ही कुवैत से एक F-15 ने टेक ऑफ किया और ईरान की तरफ कूच किया, ईरान का जो रेडार के सामने कंट्रोलर है उसको दिख ही रहा है। F-15 आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कुवैत से टेक ऑफ किए हैं। तो होता क्या है कि अब ऐसे हमले करके ईरान चाहता है कि एक गल्फ कंट्रीज जो हैं वो दबाव में आकर अमेरिका को बोलें कि इस युद्ध को और आगे मत चलाइए, क्योंकि युद्ध आगे चलने पर गल्फ कंट्रीज को ही नुकसान हो रहा है। इसीलिए अमेरिका दया करके ईरान के ऊपर हमले बंद करे और बातचीत कर ले। ईरान की जो दूसरी मंशा वो ये है कि वो दुनिया को भी दिखाना चाहता है कि इस युद्ध में वो अभी तक हारा नहीं है। हाँ, जीत भी नहीं सकता, लेकिन देखिए ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है, और जो कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव से एकदम सही भी है, कि अगर ईरान हारा नहीं है तो फिर अमेरिका भी जीता नहीं है। तो ईरान ऐसे हमले, छोटे छोटे हमले करता रहेगा निकट भविष्य में भी। जी। जी सर। अब मैं अरविंद जी आपसे मैं सवाल लूंगा। जैसा सर ने कहा कि अमेरिका अपनी हार, माफ कीजिएगा, ईरान अपनी हार स्वीकार नहीं रहा है और ये स्पष्ट संदेश जा नहीं रहा है कि अमेरिका इस युद्ध का, इस पूरी जो जंग का विजेता बन गया है। मैं आपसे सर पहला सवाल यही करूंगा कि क्या ये जो लड़ाई है, क्या कि मिडिल ईस्ट वर्सेस यूएस होती जा रही है या स्पेसिफिकली ईरान वर्सेस मिडिल ईस्ट होती जा रही है? जाहिर है ये ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट है, ना ये ईरान वर्सेस मिडल ईस्ट है, और ना ही ये मिडल ईस्ट वर्सेस यूनाइटेड स्टेट है। इसका कारण साफ है, क्योंकि अगर ईरानियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टैंड लें, तो जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, तो ये है कि वो ये मानते हैं कि ये जो रिजीम है बाकी मुल्कों में वो इस्लामिक नहीं है, और क्योंकि एक यूनाइटेड स्टेट को वो लोग मदद कर रहे हैं, इसलिए जायज़ नहीं है। और इसीलिए जो ईरान है, जैसा कि देवनाथ साहब ने एकदम बिल्कुल साफ साफ बताया कि वो उन पे दबाव डालने के लिए उन पे हमले कर रहा है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट को अपने अड्डे, आप हर तरीके की सहायता, चाहे वो रुपयों की तरफ से हो, हर तरह से अगर आप उनकी मदद करते हो, ईरान आपको भी अपना दुश्मन माने हमले करेगा। दूसरी बात ये कि जिन देशों पे हमले कर रहा है, देखिए ईरान ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसराइल पे इतने बड़े हमले नहीं किए हैं। वो हमले कर रहे हैं तो छोटे छोटे देशों पे, क्योंकि
ये देश ईरान का सीधा-सीधा मुकाबला नहीं कर सकते। कुवैत, यूएई, बहरीन वगैरह ये सब बहुत ही ईरानी ताकत के सामने बहुत ही कमज़ोर तरीके के देश हैं। और ईरान ने यहाँ तक धमकी दी है कि अगर हालत अगर बिगड़े या ज़्यादा खराब किए जाते तो ईरानियन जो सोल्जर्स हैं, वो कुवैत में घुस जाएँगे। वहाँ के उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो ज़ाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट का मदद करने के ये जितने भी मुल्क हैं, वो बहुत बड़ी कीमत अदा करेंगे। और यही जो है, वो एक तरीके की उनमें इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है। खासकर आप देखेंगे कि जॉर्डन में जब हमले किए गए इसराइल की तरफ से, लोग मारे गए, खासकर जो टॉप लेवल के जो लीडरान थे वो भी मार दिए गए। तो ऐसे हालत में सऊदी अरेबिया का विश्वास भी यूनाइटेड स्टेट पे कम हुआ था और उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी करना बेहतर समझा। और ये कि ये इनसिक्योरिटी आप जॉर्डन वगैरह तमाम मुल्कों में देख रहे हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट जिसको ये इतने खरबों अरबों डॉलर रुपए देते हैं, अपना सारा बिजनेस डॉलर में करते हैं, अगर वो उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहा है तो फिर ऐसे यूनाइटेड स्टेट का क्या फायदा। और ईरान यही संदेश देना चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट तुम लोगों की रक्षा नहीं करेगा और न वह करने की स्थिति में है। अगर यह संदेश साफ हो जाता है तो जाहिर है कि वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर बाकी देशों पे डिपेंडेंट रहेंगे और यही ईरान की जीत होगी। तो ये एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट को वेस्ट एशिया से बाहर निकालने का एक रास्ता साबित होगा। इसके पीछे स्ट्रेटजी यही है। तो अगर यह स्ट्रेटजी कामयाब होती है तो अमेरिका के पांव हैं वहां से लोग उखड़ने लगे। जी। जी सर। अरविंद सिंह जी, आपने कहा कि ये जो फाइट हो रही है, ये जो लड़ाई हो रही है, इसमें कहीं न कहीं अमेरिका को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका इसमें से बाहर चला जाए। आपने बड़े अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हमें कोट करके बताया। देवनाथ जी, मैं इसी बात को लेकर आपके पास आऊँगा और इससे प्रश्न लूँगा कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सारे सामूहिक देश एक साथ होते हैं, जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सारी, तो ये आपस में एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हैं? जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कि आस-पास की जो कंट्रीज़ हो गई, सबका अपना एक संगठन होता है। पाकिस्तान से भले हमारी इतनी वैचारिक मतभेद हमारे रहे हैं, क्योंकि उसने हमेशा हमारे पर हमला किया है, एक प्रकार से झूठ बोला है हमारे साथ कई मुद्दों पर। तो मिडिल ईस्ट में जो ये कंट्रीज़ हैं, ये आपस में पूरा एक अम्ब्रेला बना के क्यों अमेरिका के सामने नहीं आ रहा है और क्यों ईरान से ये डर रहा है इतना ज़्यादा? भई ईरान तो अल्टीमेटली पास में ही है इनके, ईरान इनकी सहायता करेगा और पहले भी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आए हैं कि आई वेलकम यू ऑल। तो ऐसा सर क्यों नहीं हो रहा है? देवनाथ जी। हाँ, इसके लिए देखिए हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद असल में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जाना पड़ेगा। हुँ, देखिए ये सब एरिया जो पश्चिम एशिया का था, ये प्रथम विश्व युद्ध के पहले ऑटोमन अंपायर का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कह लीजिए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल में था। प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की हार गया तो एक तरह की बंदरबांट हो गई और जितने लोग विजयी देश थे उनको मैंडेट दे दिया गया कि ठीक है, आप यहाँ पर इजराइल पर मैंडेट मतलब ब्रिटेन का, लेबनान आप वहां पर मैंडेट मतलब फ्रांस का। तो इसी तरह से पूरे पश्चिम एशिया को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से अलग अलग देशों ने अपनी जिम्मेवारी में ले लिया। फिर समय आया द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन जब बना तो ये सारे जो देश थे इनमें ठीक है, राष्ट्रवाद की तो भावना नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी तो कभी किसी भी देश में थी नहीं। तो 1950 1960 के दशक में माहौल ऐसा बना कि यहाँ जितने ट्राइबल्स थे वो एक देश है, यहाँ के 10 ट्राइब हैं उनका एक देश है। तो एक तरह की डायनेस्टिक धारा चल पड़ी। हुँ, इन सब देशों में कहीं पर किंग था, कहीं पर प्रिंस, कहीं पर शाह, कहीं सुल्तान, कहीं शेख, कहीं अमीर। तो 50-60 की दशक में इन सब देशों में तेल का भी बड़े मात्रा में दोहन चालू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देश ही आए ज्यादातर तेल का दोहन करने के लिए। तो हुआ ये कि अमेरिका ने इन सब देशों में जो ट्राइबल्स थे, ये कुवैत, अबू धाबी, ओमान, ये सब एकदम बहुत ही पिछड़े हुए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये लोग 200 साल पुराने चल मेडिएवल टाइम में जिंदा थे।
तो अमेरिका ने इनको दो भरोसा दिया। एक कि मैं आपको जो आपका राज है, वंशवाद की जो प्रथा है, उसको आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। तो जैसे इन जगह जितने भी डायनेस्टी है, सुल्तान को कहाँ से मिली है? अपने दादाजी से मिली है, पिताजी से मिली है। वो सुल्तान आज है और वो चाहता है कि भविष्य में उसका बेटा, फिर उसका पोता वहां का सुल्तान बने, लेगेसी का खेल है, अमीर पूरा बने जो। परंपरा चल रही है। हाँ, तो अमेरिका ने इनको भरोसा दिया कि ऐसा ही होगा। जब बदले में अमेरिका ने कहा कि तुम्हारे जो कच्चे तेल का वो है, पूरा व्यवहार, मैनेजमेंट, वो अमेरिकन कंपनीज करेंगी, तुम्हें उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा फायदे का दे दिया जाएगा। तो जैसे कई देश थे, वहां पर हो गया कि जितना प्रॉफिट होगा 23% उस देश को मिल जाएगा, रेवेन्यू अर्निंग्स का। कई देश को वहां का जो शाह था उसको बोल दिया, या किंग था, कि आपका जो रेवेन्यू जनरेशन अमेरिकन कंपनीज करेंगी, कच्चा तेल का ड्रिलिंग करने के बाद, रिफाइन करने के बाद रिफाइनरी में, या स्टोरेज, भंडारण, मार्केटिंग, उसका 17% जो है आपका है, आप उससे जो मर्जी कीजिए। तो ये सब देश अपनी स्टेबिलिटी के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि उनको अपने दादाजी से जो वंशागत राज मिला, वो उनके बेटे और पोते को भी इसको अमेरिका ने ईमानदारी से निभाया। हम्म। तो आज की तारीख में गल्फ कंट्रीज अपना कोई गुटबाजी नहीं करना चाहते, वो बहुत मजे में है। जब तक ये गल्फ कंट्रीज अमेरिका के साथ हैं, असल में बहुत ही सम्मानजनक शब्द है अमेरिका के साथ, ये सारे देश अमेरिका की जेब में हैं या अमेरिका की गोद में हैं। हम्म। तो तब तक ये बहुत खुश हैं। आश्चर्य की बात है, इन देशों में अगर कहीं पे थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी अगर पनपी है, वो अद्भुत बात है, ईरान। हम्म। इलेक्शंस ईरान हुए थे वहां पे कुछ। एकमात्र देश ऐसा है जहां पे कुछ हम्म। इलेक्शन होते हैं, हम्म। कुछ सिलेक्शन होता है, राजा नहीं है, हम्म। वंशवाद के हिसाब से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। हम्म। वो आपस में कुछ वोटिंग करके वो लोग तय करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन विदेश मंत्रालय बनाएगा। और जी। जी। देवराज जी, आपने बड़ी खूबसूरती से बताया मुझको कि वहाँ पे आज भी डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे चीज़ जानूँगा। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें ईरान के एक ऑफिशियल थे, उन्होंने दावा किया था कि हमने जॉर्डन पे हमला तो किया है, जॉर्डन के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं, जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, वो आज भी ईरान के पक्ष में उनको पसंद करते हैं और ईरान भी उनके साथ हमदर्दी रखता है, सहानुभूति रखता है। लेकिन जो उनका टॉप का ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉप के उनके लोग बैठे हुए हैं, उच्च पद पर आसीन लोग हैं, उसकी वजह से ये जो चीज़ें हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट है सर कि जॉर्डन के लोग जो रह रहे हैं, वो ईरानियों को पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये इसमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, क्योंकि एक अच्छा खासा तबका हो सकता है जो ईरान का सपोर्टर है। खाली जॉर्डन की ही बात नहीं है, तमाम, चाहे वो इजिप्ट ले लें, या चाहे वो लेबनान ले लें, या यहाँ तक कि इराक ले लें, सऊदी अरेबिया में भी कुछ हद तक कुछ पर्टिकुलर ग्रुप हैं या कुछ लिमिटेड ग्रुप हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, पर ईरान का जितना बड़ा दावा है वो नहीं। जैसे कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत अगर वहाँ मिसाइल छोड़ेगा, ब्रह्मोस भेजेगा, हम्म। तो भारत का बयान यही आएगा कि हमने आतंकवादियों को मारा है। बिल्कुल। पाकिस्तान की आम जनता के खिलाफ हम नहीं है, ना नागरिकों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो हर एक हमले के बाद में ईरान को भी ये बयान वाजिब था और उसे ये बताना था कि वहाँ की जनता के खिलाफ नहीं है, ये वहाँ की सरकार, वहाँ के लोगों के खिलाफ। और साथ में यह भी पता होना चाहिए कि जो वहाँ के सरकारी नुमाइंदों को मारना इतना आसान भी नहीं है। और यहाँ तक कि ये इसराइल और अमेरिका में कैपेसिटी है वहाँ के टॉप लीडरशिप को खत्म करने की, पर फिर भी वो इतना आसानी से उन्हें खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर आप खत्म कर देंगे तो लड़ाई को फिर समेटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यह बात तो है कि टॉप लीडरशिप हमेशा से बची रहती है और सबसे आखिर में ही वो खत्म होती है। तो ईरान का बयान अपने जगह पे सच है, आंशिक सच है, लेकिन सर, पूरा एक सच चीज है। एक चीज इसके इसमें साथ ये में थोड़ा जी, क्लैश नहीं हो रहा है
कि एक गतिविधि चल रही है, एक हमला हो रहा है और इस तरह का बयान वहाँ की सेना का मनोबल गिरा रहा है कि आपके जो इंटरनल लोग हैं हमारे साथ हैं। मतलब देखिए हर जगह थोड़ा बहुत होता है, हर देश के प्रति लाइकिंग होती है, आदमी डिसलाइक करता है, पसंद करता है, नहीं करता है, आपने भी साफ बताया। लेकिन स्पेसिफिकली युद्ध के समय ऐसा स्टेटमेंट आना। हाँ, युद्ध के समय में ऐसा स्टेटमेंट युद्ध के समय ही आते हैं ज्यादातर, ताकि वो अपने एक तो हमले को जस्टिफाई कर सके। पर ऐसा नहीं है, अगर मान लो सोल्जर्स भी मरते हैं तो वो आम जनता ही है, वो आम नागरिक ही है, अपने आपके और हम में से ही कोई जाके सोल्जर्स बनते हैं किसी देश के। तो अगर वो मारे जाते हैं तो वो भी हैं। पर दरअसल जो अभी जो सरकार के जितने भी ढांचे हैं या जो शासन तंत्र की जो व्यवस्था है, इसमें इस तरीके की लड़ाइयों के अलावा और कोई रास्ता नहीं। कि प्राचीन काल में होता था कि राजा राजा आपस में लड़ लेते थे मल्ल युद्ध, और फिर युद्ध का वो पूरा हो जाता था निर्णय। तो वैसे तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो ऐसे में वो डिपेंडेंसी है। एक और जो मैं इस चीज के साथ में जो बात कहना चाह रहा था, खासकर ये सारे इस्लामिक देश इसलिए एक नहीं हो पाते हैं। एक तो हमें ये जानना होगा कि खासकर ईरान के प्रति सारे के सारे जितने भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनकी सहानुभूति है वहाँ के देशों में, क्योंकि इसराइल को वो लोग अपना शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। जॉर्डन में भी काफी मतलब ये क्लैरिटी है वहाँ के लोगों के मन में, चाहे फिलिस्तीन हो कोई भी हो, वो सारे ही जितने मैयत वाले देश हैं उनको अपने खिलाफ मानते हैं। खासकर यूरो अमेरिकन से इसराइल है, एजेंट है जैसे कि इसराइल है। पर तो ये बात में भी सच्चाई है कि ईरान के सपोर्टर देशों में और ईरान के प्रति उतनी नफरत नहीं है जो इसराइल के प्रति है इन देशों में। यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि ये देश इसलिए यूनाइट नहीं हो पाते हैं कि पहली बात तो ऐसा नहीं है कि इनका संगठन नहीं, इनका संगठन है, ओआईसी है, तमाम है। आपने और भी दूसरे देशों का भी जिक्र किया, खासकर अगर भारत में भी देखें तो भारत पहले सार्क का सदस्य था और जो काफी एक्टिव हुआ करता था। बाद में पाकिस्तान के रवैये के कारण सार्क बहुत ही एक तरीके से ठंडा तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया। इन लोगों के भी हैं, पर ये इतने ताकतवर नहीं है ये संगठन, क्योंकि पहली बात तो जितने भी इस्लामिक कंट्री है वही अपने आप में ताकतवर देश नहीं है जितना कि आमतौर पे यूरोपियन कंट्रीज है। इनमें अगर ताकतवर में अगर सबसे कोई बड़े ताकतवर देशों का नाम गिराए तो सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की है। ये सबसे जो इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे ताकतवर देश हैं ये चारों। अब इनमें से भी आप तो हालत आप समझ ही सकते हैं कि इस्लामिक देश हैं कितने ताकतवर। अगर ये इनके लीडर्स हैं पाकिस्तान जैसे, या अगर मान लो सऊदी अरेबिया जैसे जो खुद अमेरिका के हिसाब से अपनी नीतियां तय करता है, ईरान है जो खुद काफी कमजोर हो चुका है, या तुर्की है। तुर्की यूरोप में कोई बहुत फ्रांस या जर्मनी या उस तरीके का ताकतवर देश नहीं था। ये अगर मान लो एक हो भी जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और खासकर अमेरिका के लालच को कितना प्रभावित कर पाएंगे, इसमें हमेशा से डाउट रहेगा। और आपने पूछा कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो देवनाथ साहब ने बहुत ही खूबसूरती से ये चीज बताई कि जैसे कि राजा है, राजाओं का राज्य भारत में क्या होता था, अंग्रेजों ने जब यहाँ उपनिवेशवाद था या कॉलोनियलिज्म था भारत में, भारत को कॉलोनी बना रखा था, तो ये लोग क्या करते थे कि यहाँ कुछ तो डायरेक्ट रूल थे जो ब्रिटिश रूल में थे, उसके बाद में कुछ महलवाड़ी प्रथा थी, कुछ हिस्सों को अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। तीसरा जो था अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा, वो खुद की रियासत है। तो उन रियासतों के राजाओं को वो कहते हैं कि हम तुमको पैसा दे देंगे और तुम बस ये करो, बाकी लूटने दो हमें, और इसकी सारी जिम्मेदारी है वो तुम पे आएगी। तो ये जो नव उपनिवेशवाद है या न्यू कॉलोनियलिज्म है, वो यही है। अमेरिका ने इन राजाओं को जी सर। संरक्षण दे रखा है कि अगर तुम्हारी जनता तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करती है या कोई देश हमला करता है तो हम रक्षा करेंगे और बदले में लूटने दो। तो बस यही है नव उपनिवेश होता है। जी सर, मैं स्वागत करूंगा अपने एक और मेहमान का, एक और गेस्ट का, मेजर जनरल राजन कोचर सर जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है डायनामाइट न्यूज़ में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो ईरान और यूएस का जो ये वॉर चल रहा है, दोनों देशों में आपसी लड़ाई हो रही है, इसमें और देशों के ऊपर भी हमला हो रहा है। सर पहला मैं आपसे ओपनिंग कमेंट लूँगा इसके ऊपर कि हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने इसके ऊपर अपनी बात को रखा, तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपका पहला इस पर ओपनिंग कमेंट क्या होगा? जैन माज एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आपके चैनल के ऊपर। देखिए लड़ाई एक मकसद के साथ लड़ी जाती है
और हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी लड़ाई उसका ऑब्जेक्टिव होता है एक हासिल करने का एक एम होता है। अगर आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई भी देखें तो यू यू वहाँ पे डॉनबास का एरिया स्पेशली वो क्रिटिकल था इस लड़ाई में, जो इस रशिया ने जिसको कैप्चर कर लिया। और लोग उसको बोलते हैं कि रशिया यू आगे नहीं बढ़ रहा, ये नहीं बढ़ रहा, वो एक्चुअली बढ़ना ही नहीं चाहता आगे। उसका जहाँ पर वो एरिया जो उसने कैप्चर किया उसको कंसोलिडेट करना चाहता है। और उसको फौज में क्या होता है कि आप एक ग्राउंड ऑफेंसिव में जब आप जाते हैं, एक जमीन को कैप्चर करने से ही लड़ाई आपकी खत्म नहीं हो जाती, उसको आपको होल्ड भी करना होता है। बिकॉज जो आपका दुश्मन है वो आपके ऊपर काउंटर अटैक भी करेगा और उसको वापस हासिल करने की कोशिश करेगा, तो आपको अपनी मजबूती वहां पे दिखानी पड़ेगी। अब इस लड़ाई में इस क्या हो गया है कि कोई भी मकसद नहीं है इस लड़ाई का। और अगर हम इसको मान के चलें कि मकसद ये है कि ईरान को कमज़ोर करना, ईरान को नष्ट करना, वो ये हासिल नहीं कर पाए। बिकॉज एक इतना बड़ा सिविलाइजेशनल कंट्री है ये, आपकी 93 मिलियन पॉपुलेशन है, 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और आप इसको एक 2 या 3 महीने की लड़ाई में ख़त्म कर पाएंगे? एक अगर आपने खोमेनी को मार दिया इसका मतलब कि आपने रिजाइम चेंज कर दी। तो ये सोच जो अमेरिका की है, ये एक्चुअली सोच गलत है और इसमें इजराइल भी भागीदार है। अब यहाँ पे दुश्मनी का इसको मकसद आता है सामने कि आप में जो आपकी दुश्मनी है उसको आप उसको नज़रअंजाम करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप पुरानी हिस्ट्री में भी चले जाएं, अगर प्रीवियस अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को भी देख लें, तो वो ईरान को कोई भी लाइक नहीं करता था, और वो उनमें दम नहीं था कि ईरान को हेड ऑन टेक करने, बिकॉज वो जानते थे कि ईरान के अंदर एक ऐसी ताकत है, एक डिसाइसिव वॉर वो नहीं जीत पाएंगे। बट ये ट्रम्प समझ नहीं पाया इस चीज़ को, और ये लोगों को दिखाना चाहता था कि जो बाकी लोग हासिल नहीं कर पाए मैं कर सकता हूँ। और ख़ास तौर पे जब इसको एक वेनेजुएला का ये जो डोज मिल गया ना, कि एक उसमें एक ब्रावडो सा आ गया कि अगर मैं इसको वेनेजुएला में कर सकता हूँ तो मैं कहीं भी यहाँ कर भी कर सकता सकता हूँ। हूँ। हाँ, तो वहां पे ना इसका दिमाग खराब हो गया। अब इसने एक्चुअली सोचा कि अगर मैं इसको 2 दिन में वेनेजुएला की लड़ाई खत्म कर सकता, ईरान मेरे सामने क्या चीज़ है, इजराइल साथ है मेरे, और हम इसको मिलकर तबाह कर देंगे। बट जो आपने देखा, ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी थी। आज की लड़ाई ईरान की आज की लड़ाई नहीं है, 20 साल से ईरान इस लड़ाई की तैयार करता है। बिकॉज ईरान जानता था आने वाले वक्त में एक ऐसा मौका आएगा जब ये लोग उसके पीछे पड़ेंगे, और उसको रोकने के लिए ईरान ने तैयारी कर रखी थी। इसलिए मैं ये जो इसको डीपली स्टडी, जो लोग इसको सुपरफिशियली लेते हैं इस लड़ाई को, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि इसको ईरान अमेरिका का मुकाबला कैसे कर रहा है आज भी। और इसको डोनाल्ड ट्रंप को जितना जल्दी रियलाइजेशन होगा, देखिए आज जो 10 दिन हो गए वो लड़ रहा है, जो इसको अटैक्स कर रहा है, अब उसके पास तो इतना इसको मिसाइल्स, रॉकेट्स, इंटरसेप्टर्स नहीं है अमेरिका के पास। और इसीलिए अमेरिका ने सीज फायर किया था, बिकॉज 50 दिन के बाद इस अमेरिका के रिजर्व्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, और उसको रखने अपने रिजर्व्स, बिकॉज उसके पास 800 बेसेस हैं, और वो वर्ल्ड को कैसे डोमिनेट करेगा जब वो एक जगह पे सब अपना ज़ाया कर देगा। और ऑफ कोर्स तैवान का इशू भी आएगा सामने अभी आने वाले वक्त में, आप देखेंगे। तो इसको मुझे ये लगता है, जब आपने ओपनिंग कमेंट मेरा मांगा है, मुझे ये लगता है कि ये एक बेवकूफ़ी की लड़ाई है, बिकॉज इसका कोई भी मकसद रिजॉल्व नहीं होने वाला, और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को आप लोगों ने झटका लगा दिया, गल्फ कंट्रीज को आपने खत्म कर दिया। अब क्या होगा, ये आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो गल्फ के ऊपर हमला करेगा, उनको तबाह कर देगा। सर वो कर रहा है, और अभी वो आपके कुवैत के एलाइज है। ऊपर अटैक हुआ, उनकी जो वाटर सप्लाई थी, उनका जो पावर जो प्लांट था उसके ऊपर अटैक किया है। और अभी हाउथी ने भी सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया है, ये भी चल रहा है, आपस में क्लैशेस होते जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अब इस लड़ाई का एस्केलेशन ईरान बढ़ा रहा है, अब यूएस नहीं बढ़ाएगा, बिकॉज यूएस इससे ज्यादा एस्केलेट नहीं कर सकता। वो ग्राउंड
बूट्स ऑन ग्राउंड ला नहीं सकता, और क्या एस्केलेट करेगा, इसको मिसाइल से दागेगा। अब ईरान क्या कर रहा है, रेड सी को हौतीस के थ्रू, और उसने ऑलरेडी एक वार्निंग अपना दे दी है कि जिस दिन आप मेरे एनर्जी सेंटर्स पर अटैक करेंगे, मेरे पेट के ऊपर अटैक करेंगे, बिकॉज वो उसकी इकोनॉमी है, उसके बिना ईरान नहीं आपका सर्वाइव कर पाएगा, तो उसको मैं रेड सी बंद कर दूंगा। और जब आपका रेड सी बंद हो जाएगा, इट विल बी आपका सऊदी अरेबिया का जो ऑयल चैनल है वो बंद हो जाता है। तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज की बात चल रही थी, अब रेड सी भी इसमें कहीं ना कहीं। हाँ, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इससे सऊदी इतना अफेक्टेड नहीं है, बट अगर आपने रेड सी को बंद कर दिया वहां से, और आपने बाबा मंदब ये सारे एरियाज को अगर आपने इसको डोमिनेट, इसको हौतीस के पास है ताकत, और वो इसको ईरान भी उसको ताकत देगा, तो वो फिर एक लड़ाई एक ऐसे दायरे में चली जाएगी जिसमें वर्ल्ड की इकोनॉमी तहस नहस होगी। और अभी तो एक ट्रेलर हम देख रहे हैं, अब इसको रेड सी के आने के बाद ये चीज और बढ़ने वाली है। सर एक अभी मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, अभी एक ब्रेकिंग लेटेस्ट न्यूज़ है, मतलब कि जो चाइना का जो एक ऑयल टैंकर था जो रेड सी के मार्ग से जा रहा था, वो वापस हो गया है इसकी वजह से। अच्छा, देख लीजिए आप, ऑलरेडी इम्पैक्ट शुरू हो चुका है, बिकॉज वहां पे वनरेबिलिटी इसको बढ़ गई है, और जो जितनी भी मर्चेंट नेवी की जो कंपनीज हैं, जो शिपिंग कंपनीज हैं, वो अब रेड सी के दायरे में अपने वेसल्स को नहीं भेजेंगी, बिकॉज ये एक ऐसी धमकी होगी है कि कभी भी हौतीज उसके ऊपर अटैक हो सकता है, वनरेबिलिटी बढ़ गई। और जैसे ये वनरेबिलिटी इसको बढ़ेगी, आप देखेंगे कि इसको यहाँ पे बहुत मुश्किल आने वाली है। जी सर, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। देवनाथ जी, मैं आपके पास अब आऊँगा। जो सर ने काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किया, सर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो इसको वेनेजुला की तरह समझ रहे थे, लेकिन ये तो ईरान है, ये लंबी समय से तैयारी करता चला आ रहा है। और जो यूएस मानता नहीं था कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे जो ट्रूप्स हैं, मेरे जो सैनिक हैं, उनकी जान गई है, अब कहीं ना कहीं यूएस के ऑफिशियल भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि दिस पीपल हैव डाइड समथिंग, कि वो मर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट था, आज भी आया है कि हमारे इतने ट्रूप्स की डेथ हुई है। तो क्या सही में डोनाल्ड ट्रंप से बहुत बड़ी चूक हो गई है ये वेनेजुला के तर्ज पे? देवनाथ जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से चूक ऐसे हो गई कि जो चीज पेंटागन के जनरल्स और एडमिरल्स उनको बोल रहे थे पिछले साल की फरवरी से, उन्होंने उसको सुना नहीं। CIA की रिपोर्ट बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि अमेरिका ईरान की सरकार को नहीं गिरा सकता है। जो उनकी सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी है उसमें तो डिस्कस हुआ, और एक के बाद एक प्रोफेशनल्स ने और एडवाइजर्स ने आके बोला कि अमेरिका को ईरान से दूर रहना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सुनी नहीं बात। हट धर्मिता, ईगो इतना बड़ा हो गया। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि करीबन 7 या 10 अमेरिकन जनरल्स, एडमिरल्स और एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स को या तो बर्खास्त कर दिया, या रिजाइन करवा दिया, या उनको नॉट सो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर पोस्टिंग कर दी। ऐसा ही कुछ उन्होंने CIA में भी किया। उनका जो विदेश मंत्रालय है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, उसमें भी उन्होंने जितने लोग सही एडवाइस दे रहे थे, प्रोफेशनल्स, उन सबको दरकिनार कर दिया, रिजाइन करा दिया। तो क्या हुआ कि पिछले 1.5 साल से डोनाल्ड ट्रंप के आसपास सिर्फ चापालूस चमचे घूम रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को क्या एडवाइस देते हैं। पहले वो चमचे, अनफॉर्चुनेटली उसमें आप मिलिट्री के जनरल्स और एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, वो पहले ये भापते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सुनना चाहते हैं, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप को वही सुना देते हैं। तो जैसे मैं बताता हूं, मैं एयरफोर्स में था, खुद ही फाइटर पायलट था, MiG-23 मैंने उड़ाया लास्ट में। कई देशों में ऐसा होता है कि एयरफोर्स का अफसर जो है वो बोलना चाहता है कि सर और बॉम्बिंग से होगा कुछ नहीं, आप बॉम्ब गिरा गिरा कर और कुछ नहीं हासिल कर सकते, लेकिन क्योंकि ऊपर देखता है, वो जानता है कि बॉस यानी डोनाल्ड ट्रंप ये सुनना चाहते हैं कि
सर और बॉम्बिंग करते हैं, ये बस घुटने पे आने ही वाले हैं। तो वो एडवाइस क्या करते हैं, ये चमचों की खास आदत होती है, सर आप एकदम सही सोच रहे हैं, और बॉम्ब गिराते हैं, बस अब ईरान घुटने पर आने वाला है। वेनेजुएला के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जोश आ गया। उन्होंने जिस तरह से वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट को खरीद लिया, डिफेंस मिनिस्टर को खरीद लिया, आर्मी के जनरल्स को खरीद लिया, वेनेजुएला में आम जनता भी सोती रही। मदुरो को जब हाईजैक किया जाए, उन्होंने सोचा कि यही कुछ ईरान में भी हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का जोश तब पड़ गया जब 28 दिसंबर पिछले साल को हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग ईरान की सड़कों में आ गए, और पूरा 2 हफ्ते तक 28 दिसंबर से शुरू करके जनवरी का पहला हफ्ता, जनवरी का दूसरा हफ्ता, पूरे ईरान में लोग सड़कों में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे थे, सरकारी इमारतों पर पत्थर फेंक रहे थे, आग लगा रहे थे, बसों को तो उनको तोड़-फोड़ लगा कर कि रहे हम थे। इनका इंटरनली चीजें ठीक नहीं है, ये अपने आप टूटे हुए हैं, तो हम भी इसमें अपना अटैक कर देते हैं। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तब फटाफट पेंटागन में फोन किया अपने एडमिरल्स को कि तुरंत अपने जहाज वहां भेजो और कार्रवाई शुरू कर दो, क्योंकि ईरान के अंदर अंदरूनी बलवा तो हो रहा ही, खलबली अंदरूनी मची हुई है। लेकिन जब तक अमेरिकन एडमिरल्स ने अपने शिप्स को भूमध्य सागर से लाल सागर घुमाते हुए पर्शियन गल्फ तक लाए, और जब तक अमेरिका के एडमिरल्स जो हैं अपने शिप्स को पैसिफिक ओशन से हिंद महासागर से होते हुए पर्शियन गल्फ से लाए, तब तक जनवरी की 18 तारीख हो गई, और जनवरी की 16, 17, 18 तारीख तक आईआरजीसी ने इस अंदरूनी बलवे को कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हाथ मलते रह गए। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अपना मॉडल था, सीआईए स्पॉन्सर्ड मॉडल था, सीआईए में भी कौन, सीआईए और मोसाद, सीआईए में भी कौन, जो चमचे होते हैं, जो ईमानदारी से अपनी सलाह नहीं देते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया, सर हम ऐसा करते हैं, जैसे ही ये आयतुल्लाह अली खमेनी मारे जाएंगे ना, ईरान के अंदर लोग सड़कों पे फिर से आ जाएंगे प्रदर्शन करने, तो हम हमला कर देते हैं, एक अंदरूनी खलबली और एक बाह्य धक्का आस्ते से ईरान की सरकार गिर जाएगी। आपको रोकूंगा 2 सेकंड के लिए। अभी हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, तो ईरान से भी हमारे साथ पत्रकार जुड़े थे, और जो आप ये बात बोल रहे हैं कि आयतुल्लाह खमीनी की डिमाइस के बाद, डेथ के बाद उनको लगेगा कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन ईरान के लोगों में और उत्साह आ गया है और जोश आ गया है, और वो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देखिए देखिए, एक नेशनल कैरेक्टर होता है। कुछ देश ऐसे होते हैं कि देखिए संस्कृति की बात होती है, जोश और जज्बा ये पीढ़ी दर पीढ़ी या तो आती है डाउन द लाइन या नहीं आती है। और एक खास जैसे भारत में आप देख लीजिए, अब मैं सोशल साइंस की तरफ थोड़ा जा रहा हूँ। भारत में कुछ कम्युनिटीज हैं कि उसमें अपने परिवार के लिए या अपने कुनबे के लिए मर मिटने की एक तमन्ना रहती है। मैं नाम भी ले सकता हूँ। भारत में एक और तबका है जहां अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए मर मिटने की तमन्ना होती है। लेकिन सोशल साइंटिस्ट जानते हैं कि कुछ कन्वे ऐसे भी होते हैं, वो बिजनेस करके खुश रहते हैं, व्यापार करके खुश रहते हैं, राजा भले ही कोई हो। कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं, जनरेशन बाय जनरेशन, सोशल साइंस की बात कर रहा हूं, जहां वो सांस्कृतिक चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं। मैं बंगाली हूं, हमारे यहाँ तो एक करोड़पति लड़के की शादी नहीं होती सुंदर लड़की के साथ, लेकिन एक गरीब लड़का भी अगर सितार अच्छा बजाता है तो उसकी शादी हो जाती है एक सुंदर लड़की के साथ। तो ये टैलेंट को प्रेफरेंस मिलता है। हाँ, ये ईरान में क्या हुआ, देखिए 1 मिनट में समझाता हूं। पिछले 400 साल, 300 साल, 200 साल में दुनिया भर के, एशिया के सारे देशों पर पोर्चुगीज, अंग्रेजों का कब्जा हो गया, जर्मन आ गए, स्पेन आ गया, फ्रांस आ गया। भारत में भी बाहर से लोगों ने आके राज किया 200 साल। एक देश का नाम मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत ही अद्भुत है, जिसपे कोई नहीं राज कर सका, ना अंग्रेज, ना जर्मन, ना फ्रांस, ना पोर्चुगीज, ना स्पेनिश, ईरान। क्योंकि वहां पर
देखिए, हम जब बात करते हैं सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। जी सर। अरविंद सिंह जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि अभी कोचर सर ने बताया, देवनाथ जी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई तो शुरू कर दी है, लेकिन एमलेस नज़र आ रहे हैं। जो भी उनकी पूरा मंत्रिमंडल है, जो भी साथ में है, उनको गलत एडवाइस दे रहा है। सर, आपका क्या इस पे टेक है कि क्या बहुत बड़ी चूक कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने? हाँ, वाक़ई देखिए इसमें 2 चीज़ें कहूँगा। पहली बात तो जो ज़्यादा विश्वसनीय है, पर एक उस बात का भी ज़िक्र करूँगा जिस पे यकीन करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अभी कोई चारा नहीं है अपने इस लड़ाई जस्टिफ़ाई करने का, क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा ने जो ईरान के साथ जो डील की थी वो बहुत ही शानदार थी। जी। जिसमें उन्होंने कहा था वहाँ निरीक्षण भी करेंगे, पूरा वहाँ पे सुपरविज़न भी था, सब कुछ था। और दरअसल जो परमाणु आयोग के लोगों ने भी कहा था, जो अमेरिकन्स वगैरह थे, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि ईरान जो है वो परमाणु कार्यक्रम को कर रहा है, वो कर रहा होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर हमारे पास ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं है कि हम पूरी दुनिया के सामने ये रख सके और कह सकें, तो आप देख लेना कि करना क्या है। तो ये भी एक तरीका था। अब इतना रुपया खर्च करने के बाद लड़ाई में, क्योंकि रुपया तो खर्च होता है, तो अब करने के बाद में अब जब अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पास ये जब लोग जाएंगे, देखिए हारने वाले हैं इलेक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप, हमें ये अच्छे से पता है, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये स्वीकार कर चुके हैं। तो अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पास जाएंगे तो उन्होंने कहा कि आपने इतना बम्बार्डमेंट किया, इतने लोगों को मारा, है ना, गाजा, इससे पहले ये तो लड़ाई लंबी लड़ाई एक में सवाल ऐसा खड़ा नहीं। होगा क्रेडिबिलिटी के ऊपर जी। भी। जी। क्रेडिबिलिटी। तो जी। आपने इतना खर्च किया और पाया क्या? तो जी। जहां थे वहीं से शुरू किया, और बदले में आपने ऐतिहासिक दुश्मनियां मोल ले ली। क्या आपको पता है कि हिस्ट्री कभी माफ करेगी इन लोगों को, जिन्होंने गाजा में 70 65 70 हजार लोगों को मार दिया, ईरान में 4 5 हजार लोगों को मार दिया, मासूम बच्चों को मार दिया। इतिहास कभी माफ नहीं करने वाला, वो वापस लौट के आता है। जी चाहे सर। कि पहले जब ये फिलिस्तीनी लोग जब बहुत ही शांति से बात करते थे, धीरे धीरे वहां पे हमास कट्टरपंथी लोग आए ना, क्योंकि ये सुनी नहीं गई जो उदारवादी लोग थे। यासर अराफात पहले आतंकवादी, या उनसे पहले के लोग, वो तो बहुत ही सारे थे, फिर यासर अराफात आते हैं। वो हमास जितने मतलब वो लड़ाके नहीं थे, पर हम्म। हमास तो सीधा सीधा उनको भरोसा ही उठ गया था। जी सर। अमेरिकन सर, को क्या लगता मैं है पॉज कि करूंगा आपको, मैं जी। पॉज करूंगा। मैं जी। राजन सर के पास आऊंगा। सर, बहुत ही अलग ये बहस छिड़ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी लड़ाई ले ली है, लेकिन एमलेस है। आपने बड़ा साफ बताया है कि लड़ाई बिल्कुल एमलेस है, और आप सब ने, तीनों ने मिलके, मतलब सबने जो पॉइंट्स रखे बताया है कि लड़ते तो जा रहे हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं है। मैं एक बात राजन जी आपसे समझूंगा कि समिट्स होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पर अन्य देश के लोग भी आते हैं। देखिए, एक तो होता है हम अपना संगठन चला रहे हैं, अपने कर्मचारियों से बातें पूछ रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं, अपनी मोनोपोली रखना चाह रहे हैं। लेकिन एक स्टेक होल्डर्स बाहर भी होते हैं, एक विसिल ब्लोअर्स होते हैं जो बाहर से देखते हैं और आगाह करते हैं कि ये ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ट्रंप के तो कई अजीज मित्र हैं, और हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं वो भी उसको, अमेरिका को, अपना अच्छा देश बताते हैं। तो क्या कभी ऐसा संवाद नहीं हुआ बताने के लिए कि आप किस लड़ाई की ओर चलते चले जा रहे हो? कोई एंड है ही नहीं इसका। भाई, सबके घर में इंटरनल कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बाहर वाला कहीं ना कहीं आपको रास्ता तो दिखाता है। तो क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या समझाया गया होगा, नहीं गया होगा इस चीज को लेके? देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल। एक पर्सनैलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए आपको ट्रंप 1.0 में भी झांकना पड़ेगा। बिकॉज आप खाली ट्रंप 2.0 ही देख रहे हैं। आपने ट्रंप 1.0 में देखा था ना कि उसने इस कैसे अपने सारे जो उसके क्लोज के थे, जो उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था या उसका डिफेंस का था, सबको उसने फायर कर दिया। तो उसने काफ़ी लोगों, मेरे पास एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, पर आप इसको गिनती लगा सकते हैं कि इसको 1 दर्जन से ऊपर लोग थे जो बहुत सीनियर पोजीशंस में थे ट्रंप के फर्स्ट कार्यकाल में, जिनको ट्रंप ने फायर किया। अब क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट में डॉक्टरेट किया हुआ एक सब्जेक्ट में, इमोशनल इंटेलिजेंस में मैं
अपना किया होगा। तो मैं इसको चीज़ों को एक नज़रिए से जरूर इवेल्युएट करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इज अ टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी अगर आप देखेंगे इस मैनेजमेंट में, वो उस टाइप की पर्सनैलिटी होती है जो खाली वाह वाह सुनना चाहते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहते, और वो समझते हैं कि ही इज अबाउ एवरीथिंग। और वो और इसीलिए जो आपका सवाल है वो आंसर होता है यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई चीज डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, तो उसमें उनको ऑपोजिशन नहीं चाहिए। अभी जितने भी आप जो इस टाइप के लीडर्स वर्ल्ड में देखेंगे, भारत में भी हैं, तो जी। जो ऐसे वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं वो क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते। वो उनके पास स्टमक नहीं है कि भाई कोई भी विरोध करे उनके सोच का। और जब एक सक्सेस आ जाता है, जैसे कि वेनेजुला का मैंने जिक्र किया, तो सक्सेस आया और उसी सोच से सक्सेस आया, और इसीलिए आपने उसको देखा कि गजा में भी एक पीस बोर्ड बना, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक्चुअली बोलते रहे कि नोबेल पीस प्राइज मुझे मिलना चाहिए। और आपने सिंदूर में देखा 60-70 बार उसको बोला होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने सीज फायर किया। मुझे बताइए, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को अच्छा लगता है 70 बार बोलने के लिए एक चीज बार बार, जस्ट टू गेट द अटेंशन। जो कभी हुई नहीं, वो इसको क्यों कर रहा है ये? बिकॉज उसको ये लग रहा है कि लोग मेरे पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे, और वो बार बार उस चीज को दोहराएगा। एक झूठ को अगर आप बार बार बोलेंगे तो वो सच बन जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो इसीलिए अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को एनालाइज की, जब आपने थिंक टैंक्स की बात करी, बाहर वाले आपके, इसीलिए उसने ना अपने पास, अगर आप इस स्टीव विटकॉक क्या आदमी है मुझे बताइए, कुचनर क्या है, आर दे एक्सपर्ट्स इन फॉरेन पॉलिसी, आर दे एक्सपर्ट्स इन इसको नेगोशिएशन? पाकिस्तान को एक मीडिएटर आपने क्यों बनाया? तो जब ये सारे आपने अपनी जो कोर टीम आपने सिलेक्ट की, सबसे पहले आपने कोर टीम ऐसी सिलेक्ट की जो आपके यस मैन, साइकोफेंसी जिसको बोलते हैं, जो हमेशा यस ही आपके, यस सर यू आर द बेस्ट, आपसे ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। बिकॉज बाकी लोगों को तो लिया नहीं उसने अपने ये जो किचन कैबिनेट जिसको बोलते हैं, और पाकिस्तान को सिलेक्ट किया बिकॉज वहां पर भी उसको यस मैन मिले, सर हिलाने वाले, शहबाज शरीफ, मुनीर, वो ये अपना ब्रीफकेस लेके पहुंच जाते हैं उनके बेडरूम में। तो जब आप एक पर्सनैलिटी को आप उसको स्टडी कीजिए। हम जब यंग ऑफिसर्स थे, एक हमारा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में एक हमारी एक्सरसाइज होती थी, और उस एक्सरसाइज का नाम होता था एक्सरसाइज शत्रु ज्ञान। शत्रु ज्ञान एक ऐसी एक्सरसाइज होती थी कि हम पाकिस्तान के जो भी मिलिट्री कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, उनके डिव कमांडर्स हैं, उनका चीफ है, हम उनके माइंड में जाते थे, हम उनको डीपली स्टडी करते थे कि ये अगर भारत ने ऐसा किया तो ये लोग कैसे काउंटर करेंगे, और इनकी पर्सनालिटी क्या एक बोल्ड है, क्या एक अपना सेफ टाइप पर्सनालिटी रखते हैं, या एक रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी रखते हैं। हम वो चीज की स्टडी करते हैं। तो अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की भी इसी प्रकार से स्टडी करेंगे तो आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि ये जो बंदा है, ये किसी भी बंदे को रखेगा नहीं अपने पास जो उसको यस नहीं बोलेगा। और इसीलिए मतलब अगर अपनी ही वो चलाना चाहते हैं, और उनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं। मैं आप सब जी बोलिए सर। और एक छोटा कंक्लूड करूंगा। आप इनकी कैबिनेट मीटिंग्स में अगर आपके पास वो प्रेस क्लिपिंग है जो मैंने सुनी है, जहां पे सारे लोग एक ही इसको भाषा बोल रहे हैं कि सर यू आर दिस थिंग, यू आर ग्रेट, यू हैव डन दिस, प्रेसिडेंट ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प, प्रेसिडेंट। दैट्स व्हाट आई वांट।
चापलूसों की पूरी सेना आसपास आ गई है और इस चक्कर में वो यूएस का जो और ईरान का हो रहा है वो अपना व्यक्तिगत बना बैठे हैं। आप सबसे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना समय दिया और बहुत ही सार्थक पूर्वक, मैं कहूँगा बहुत ही हम लोगों ने इंसाइटफुल यहाँ पर चर्चा करी। एक एक लाइन में मैं आप सबसे आप सबका क्लोजिंग कमेंट लूंगा और ये जानना चाहूंगा कि क्या ये संघर्ष थमेगा और इसका एंड क्या होगा। शुरुआत मैं आपसे करूंगा अरविंद सिंह जी। देखिए, दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो ये प्रेडिक्ट करने में नाकामयाब रहे हैं कि ये संघर्ष कितना लंबा चलेगा और कब खत्म होगा, क्योंकि जो चीजें हैं वो छोटी चीज इस युद्ध को बहुत लंबे समय तक भड़का सकती है और पूरे के पूरे इस रीजन को वो मुझे लगता है कि संकट में ला सकती है। तो केवल हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डेफिनेट तरीके से कुछ भी कहना मुश्किल है। कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा। सर देवनाथ जी आप बताइए। ये युद्ध खत्म होगा, जल्दी ही खत्म होगा, बातचीत के जरिए खत्म होगा जी। राजन सर। राजन सर की आवाज़ नहीं आ रही है, वो शायद नहीं हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अभी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद सिंह जी, देवनाथ सर, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही हम लोगों ने ज्ञानवर्धक ये चर्चा करी। हमारे दर्शकों को हम लोगों ने ये बताया है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनकी साइकोलॉजी आखिर क्या है। और ईरान यूएस वॉर को समझने के लिए हमें पहले डोनाल्ड ट्रम्प की पर्सनैलिटी को जानना पड़ा अच्छे से, कि वेनेजुला में जो उन्होंने किया वो सोच रहे हैं कि हम ईरान में भी कर देंगे। और ईरान अपनी लेगेसी की वजह से, परंपरा की वजह से मजबूती बनाए रखे हुए है। आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया सर, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।